अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही थी। ये एक कलर्ड पीरियोडिक टेबल है। आप ज़रा इधर देखोगे तो आपको काफ़ी आसानी से नज़र आ रहा है कि इसमें इन्होंने कहा है नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हमारे पास काफ़ी कम होते हैं। उधर आपकी बुक में भी यही बात बताई गई है कि मेटल्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 20% हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखें नोबल गैसेस है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स है, ये एक की टाइप होती है जिससे हम पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। तो आप ज़रा देखिए रिएक्टिव नॉन मेटल्स आपके पास कितने कम हैं, जो ऑरेंज कलर में है। फिर अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन, ट्रांजिशन मेटल्स, अदर मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारे के सारे इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स की बनिस्बत जो मेटल्स की नंबरिंग है, अमाउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यही बात आपके बुक में भी बताई गई है, जिसको हम फर्दर रीड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये न्यू टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है, ठीक है। तो अभी सर आप पीरियोडिक टेबल में देखिए, यहाँ पर जो मैंने रेड रेड लाइन ड्रॉ किया है, इसके इस साइड पर सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये वाले जो इस साइड के हैं, ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो आप ज़रा ख़ुद अंदाज़ा लगा लें इस लाइन से, इधर वाले एलिमेंट्स के और इधर वाले एलिमेंट्स के नंबर्स को देखें तो नॉन मेटल्स ये वाले हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये आपके पास सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं। तो मेटल्स की नंबर ज़्यादा है इसको अगर हम कंपेयर करें नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। तो मोस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। अभी आपको मैंने खुद शो करवाया 20% सिर्फ आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटल्स ऑन द लेफ्ट एंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको मिलेंगे। इधर देखिए ज़रा, ये लेफ्ट साइड है एंड इन द मिडल आपको पीरियोडिक टेबल में क्या मिलेंगे, सारे के सारे मेटल्स मिलेंगे। अच्छा, नॉन मेटल्स सारे के सारे राइट साइड पर हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। ब्रॉन्ज एज है, उसको आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, जोग्राफी वगैरह हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा। ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये 4000 ईयर पहले की बात हो रही है, क्योंकि उस ज़माने के लोग क्या करते थे, मेटल्स प्योर निकाल के उससे अपने लिए टूल्स एंड वेपन्स बनाते थे, इसलिए उस एज को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। इसको प्योर फॉर्म में भी यूज़ करते थे इन मेटल्स को, जैसे कि आयरन, या फिर उसके अलॉयज़ भी बनाते हैं, जो कि आज कल हम करते हैं। जिस तरह स्टील है ना, तो उसको हम प्योर फॉर्म में हमारे पास जब आ जाती है तो उसमें हमने मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर बनाया हुआ होता है, तो उसको कहते हैं अलॉय। अब अलॉय ब्रॉन्ज इज़ मेड बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड टिन। अब जो एलॉय है ना ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज आपके पास एक एलॉय है, यानी दो चीज़ों का मिक्सचर, इसमें कॉपर एंड टिन होता है। जब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं किस खास प्रॉपर परसेंटेज में, तब हमारे पास ब्रॉन्ज बन जाता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं मेटल्स के। मेटल्स शाइनी होती है, आप ज़रा चम्मच को उठाएं तो वो शाइनी है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इनको मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑब्वियसली ये तो आपको क्लियर है। मेलिएबल है, मेलिएबल का मतलब ये है ना कि हम उसको अगर हथौड़े की मदद से या फिर प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट करेंगे तो उसको हम शेप दे सकते हैं, उसके शीट्स बना सकते हैं। आपने ये सुनार को देखा होगा कि जब वो हमारी ज्वेलरी बनाता है तब वो क्या करता है, सबसे पहले गोल्ड को हीट कर देता है, उसका एलॉय बना लेता है, देन हीट करने के बाद उसकी हैमरिंग करता है ताकि उसके शीट्स बनाए। आप मेटल्स, वो हमारे पास डक्टाइल भी है, हम उसके वायर लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कॉपर को आपने देखा होगा, जो हमारे पास तारों वगैरह में होती है, वायर्स वगैरह में, आप उसका प्लास्टिक वाला कवर हटा दें तो आपको अंदर कॉपर वायर के लंबी लंबी पतली पतली सी तारें नज़र आएगी, तो ये डक्टाइल भी है। गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू द हाई डेंसिटी। अच्छा जी, कह रहे कि हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज देयर एटम्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। अब जितने भी मेटल्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, इसी वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा है और हार्ड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। सोनोरस है, विच मीन्स दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। अभी आपके स्कूल की बेल है, अगर आप उसको हिट करके बजाते हो तभी वो आवाज़ निकालता है। दो चमचे लें और उसको ज़रा एक दूसरे के साथ हिट करें तो वो आवाज़ निकालता है। सो दैट इज़ अबाउट सोनोरस, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, ज़्यादा अबंडेंटली हमें मिल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में भी है एंड हमारे बॉडीज़ में भी है, ठीक है। नॉन मेटल्स में कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जब आप बॉडी में प्रोटीन्स फॉर्मेशन और
के बारे में पढ़ते हो तो आप इन एलिमेंट्स का जिक्र खामखा करते हो, ठीक है। तो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी होते हैं। अच्छा जी, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। डल होते हैं। अगर आप मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ याद कर सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है। गैसेस भी होते हैं और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मैलिएबल नहीं है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन हम इसको एज ए इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, चमचे होते हैं जिसको हम कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उनके हैंडल्स या फिर हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं, उनके हैंडल्स में प्लास्टिक लगा हुआ होता है। तो ये इंसुलेटर होता है क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। वीक एंड ब्रिटल एज सॉलिड है, वो स्ट्रॉन्ग थे, ये वीक होंगे। नॉट सोनरस है, आवाज़ वगैरह कोई भी नहीं लगाते। अच्छा, आप कहते हैं ना कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि कार्बन है ना, तो कार्बन हमारे पास उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब ज़रूरी नहीं है कि एक नॉन मेटल के लिए ज़रूरी है कि वो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, या फिर अगर हम किसी को मेटल कह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसमें ये इन प्रॉपर्टीज़ में हर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है देन हम उस एलिमेंट को इन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो ग्रेफाइट है और डायमंड है उनके काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं। क्यों नॉन मेटल्स है? अब देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से इसको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, शाइनी भी है अगर हम इनको पॉलिश करें। अच्छा, अब ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, वो ब्रिटल है। तो ये यहाँ पर नॉन मेटल की जो एक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहा है। अब अगर हम डायमंड की बात करें ना, डायमंड दूसरे मेटल्स की तरह काफ़ी हार्ड होता है और हार्डेस्ट मटेरियल है ऑन अर्थ। तो अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को रख रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैटेगरी में, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आपने अभी खुद यहाँ पर देखा कि ग्रेफाइट की हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन वो इससे डिनाई कर रहा है। डायमंड जो है वो हार्ड होता है, हार्डेस्ट मटीरियल ऑन द अर्थ है, और जो कि एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। So it is important to recognize that an element doesn't have to have all of the properties of metals to be classified as a metal, as long it has most of the properties. It is safe to say it is a metal. Likewise, as long as an element has most of the properties of a non-metal, it can be classified as a non-metal. तो अगर एक एलिमेंट है और वो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में कुछ मैक्सिमम अमाउंट है या फिर कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है उनको फॉलो करें, देन हम उसको क्लासीफाई कर लेंगे नॉन मेटल्स में। अब ये नहीं है कि आपने हाथ में एक एलिमेंट को उठा लिया और आपने बुक उठाई और आप उस एलिमेंट की देख रहे हो कि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, चलो ठीक है, इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, चलो ठीक है, और ये कंडक्टर है, हाँ है या नहीं। अगर वो कंडक्टर ना भी हुआ तो आप इस तरह नहीं कर सकते ओके नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो कर रहा है ये एलिमेंट, लेकिन सिर्फ ये कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं इसको मेटल या फिर नॉन मेटल में क्लासीफाई नहीं कर सकती। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स का। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी आसान है, ठीक है। इसमें आप कुछ डेली लाइफ से भी एग्जांपल्स उठा के आप लिख सकते हो। तो मेटल्स को हम काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ करें, डेली लाइफ में भी हमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल मिल जाती है। गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड को ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये शाइनी होता है, और जब इसको पॉलिश किया जाता है तो कॉरोजन वगैरह इस पर ज़्यादा नहीं आते, तो उसके लिए काफ़ी रेजिस्ट करता है, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। स्टील लेके, स्टील एक एलॉय है, मतलब किसी भी नॉन मेटल और मेटल के मिक्सचर से बना हुआ है। इसको व्हीकल इंजन में यूज़ किया जाता है, और एक प्रॉपर्टी है स्टील की कि ये काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी सही ठीक ठाक अपनी हालत में रहता है, तो इसलिए इसको इंजन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है तो ये मेल्ट नहीं होता। अच्छा, अब लीड की बात करते हैं तो वो मैलिएबल है, और लीड को आप किसी भी शेप में बेंड कर सकते हो, वाटर प्रूफ भी है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके बेस पर इसको यूज़ किया जाता है। ब्रास है, ब्रास एक सोनरस एलॉय है, कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है। अब इसको क्या किया जाता है, ब्रास को ज़्यादातर बेल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ताकि अगर बेल किया जाए ना, जब बेल होती है आपके स्कूल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सुन लेते हैं कि चलो बेल हो गई, ब्रेक हो गई या छुट्टी हो गई, हम जा सकते हैं। क्योंकि जब इंडिविजुअली आप जाएंगे क्लास में और हर एक स्टूडेंट को बताएंगे कि छुट्टी हो गई, वो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बेल चूँकि सोनरस है,
आवाज़ निकालता है। जब हम इसको हिट करते हैं तब ये लाउड साउंड निकाल लेता है और हमें पता चल जाता है कि चलो छुट्टी हो गई है। टंगस्टन है, डक्टाइल मेटल है, ठीक है, वायर बना सकते हैं इसके, और इसको लाइट बल्ब में यूज़ किया जाता है, इस चीज़ की बात हो रही है। हाईली रेजिस्टेंस है, और जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करते हो तो फिर ये क्या करता है, ये ग्लो करना स्टार्ट कर लेता है, तो इसी वजह से हम इसको बल्ब में यूज़ करते हैं नाइट टाइम। ओके, एलुमिनियम है, एलुमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसको सॉस पैन्स और कुकिंग यूटेंसिल में यूज़ किया जाता है ताकि अगर हम खाना पकाएं ना तो वो जल्दी से गर्म हो जाए और वो पक जाए, ठीक है, तो इसको ज़्यादातर यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है। आयरन है, आयरन, आयरन को कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है। अभी अब अगर इस ब्रिज को आप देख सकते हो तो इसको आयरन से बनाया हुआ है। अच्छा, ब्रिज को बनाया हुआ है आयरन से, सो इट मीन्स के ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इससे काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी गुजार सकती है। तो ये कुछ मेटल्स की एग्जाम्पल थी जिसको हमने पढ़ा। आप डेली लाइफ से भी और भी एग्जाम्पल इकट्ठा करके लिख सकते हो, ठीक है, जितनी सिंपल करके लिखोगे तो उतना ही अच्छा होगा, आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।